डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बात प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर डाली है। प्रधानमंत्री मोदी बीती रात इजिप्ट और अमेरिका के दौरे से दिल्ली लौटे हैं और उनके स्वागत के लिए जेपी नड्डा समेत दिल्ली बीजेपी के सांसद मौजूद थे। जेपी नड्डा से मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, यहां क्या चल रहा है। जवाब में बीजेपी अध्यक्ष ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए सवाल बन गया। आखिर क्या है वो सवाल और बीजेपी के पास क्या है जवाब? सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 6 दिनों के कामयाब दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनकी जोरदार अगवानी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। नड्डा ने पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सबसे पहला सवाल यही किया, यहां क्या चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने फौरन जवाब दिया, पूरा देश आपके दौरे से खुश है। पार्टी के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं। वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। देखिए, पूरी देश दुनिया जो है प्रधानमंत्री जी के दौरे को बहुत नज़दीकी से वॉच कर रहा था और बहुत ही सफल दौरा रहा। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को एक भारत के प्रधानमंत्री होने के रूप में इज्जत मान सम्मान मिली, तो वो इज्जत मान सम्मान पूरे देश की इज्जत मान सम्मान है। पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद पहुंचे थे। हंसराज हंस तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर तरन्नुम में दिखे। बात तो ये थी कि मेरा पिया घर आया, घड़ियाली देव निकाल ली, मेरा पिया घर आया। पीएम मोदी देश लौट आए हैं, लेकिन वो चैन से बैठने वाले नेता नहीं हैं। जल्द ही वो आपको किसी नए मोर्चे पर दिखेंगे, एक नई चुनौती और नए इम्तिहान का सामना करते हुए। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम, बार बार अब यही सवाल गूंज रहा है हर जगह कि देश में क्या चल रहा है। देश में देखिए, पहले सब आपके जितने देखने वाले हैं सबको मेरा नमस्कार। आज पूरे देश गर्वान्वित है। पूरा देश इसलिए गर्वान्वित है कि देश का परचम लहराया प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मिस्र गए हो या यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जिस तरह से विश्व पटल पे, खास के अमेरिका में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, जिस तरह से बाइडेन साहब 3 दिन तक वॉशिंगटन डीसी छोड़कर नहीं गए, जिस तरह से उनको हर तरह से ज्वाइंट कांग्रेस में देखिए जिस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला, जिस तरह से लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उस तालियों की गड़गड़ाहट में सिर्फ एक ही मैसेज था कि भारत अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, भारत मजबूत उभर कर आया है। पिछले 9 सालों में भारत का जो दबदबा है पूरी दुनिया में और विश्व पटल पे बढ़ा है और भारत जो है तेज रफ्तार से आगे की तौर बढ़ रहा है। और जिस तरह के एमओयू साइन हुए हैं, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई है यूएस के साथ, उससे समझ में आता है कि आगे आने वाले दिनों में भारत और भी मजबूत होगा। इसलिए कि जो क्रिटिकल सॉल्यूशंस थे, उस क्रिटिकल सॉल्यूशंस के लिए आज भारत ने उस दस्तावेज पे साइन किया अमेरिका से। और उसको देखिए, उस चीज को अगर मैं कहता हूं, आप कहते हैं तो लगेगा कि हम पार्टी के हैं, हम कहते हैं तो पार्टी के हैं, आप कहते हैं तो लगता है कि आप एक एंकर की तरह बात करें। लेकिन जब बाहर के जो लोग हैं, जैसे पॉल रामर, कितने बड़े इकोनॉमिस्ट, दुनिया के नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो भारत में जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, जिस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आप देखिए, चाहे एलन मस्क हो, चाहे आप तालिब नासिम हो, इन सब के जो कमेंट्स है, जो दुनिया जिनको मानती है, उन लोगों के कमेंट सुनने के बाद
इस बात से गर्वान्वित होता है हर भारतीय कि आज एक बहुत सफल दौरा के साथ भारतीय प्रधानमंत्री जो वापस आए हैं, और साथ साथ देश को गर्वान्वित करने वाला हर ऐसा काम किया है जिससे भारत मजबूत भी होगा। और सबसे पहली बात जो सबसे बार बार कहना चाहता हूं कि देश में हमारा जो पॉलिसी 9 साल से रहा है, नेशन फर्स्ट, पहले सबसे पहले देश हमारा सर्वोपरि देश है, और उस पॉलिसी को जो फॉलो करते हुए आज हम कह सकते हैं कि आज विश्व के पटल पे प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े लीडर और देश जो है मजबूत देश उभर कर आया है। एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जो थी 2013 में, आज एक 5 मजबूत इकोनॉमी, और हर स्पेस में देखिए भारत आगे बढ़ा है। ठीक है, यही सवाल मैं सुप्रिया श्रीनेश से भी पूछना चाहूंगी। सुप्रिया, आपको क्या लग रहा है देश में क्या चल रहा है? 3.25 मिनट तक भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब बोले और मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं आशा करती हूं कि वो भी बीच में नहीं बोलेंगे। एक सिविल डिबेट करने की हम लोग यहां पर कोशिश और प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उनका सम्मान होता है तो भारत का गौरव और सम्मान होता है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री से व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने हम सबको असहज कर दिया, लेकिन वो सवाल सच का आईना दिखा रहा था। पूछा गया माइनॉरिटीज के प्रोसिक्यूशन पर, पूछा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। इससे पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री से इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया था। उसका जवाब मोदी जी ने दिया, और मोदी जी ने उसमें संविधान का हवाला दिया, उन्होंने हमारे एकजुट होने का हवाला दिया। लेकिन 12 घंटे नहीं हुए थे प्रधानमंत्री को बोले हुए, और तुरंत हेमंत बिस्व शर्मा, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं असम के, वो बराक माय फ्रेंड, जिसको प्रधानमंत्री मोदी माय फ्रेंड बराक कहते और कहते हैं हमारा तू तड़ाक का रिश्ता है, उसको हुसैन ओबामा बुलाकर पूरे देश के मुसलमानों को यहां पर धमकाने लगते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मत है? पहले तो मुझे यह बताएं, क्या वो प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हैं या वो हेमंत बिस्व शर्मा के स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हैं? क्योंकि दोनों दो विरोधाभासी बात कह रहे हैं। तो मुझे दुख हुआ कि आज हम इस कगार पर है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से व्हाइट हाउस में के सवाल पूछा गया। दूसरा, और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर बोलना चाहती हूं, बराक ओबामा जिसको प्रधानमंत्री अपना मित्र, एक मिनट, अपना मित्र कहते थे, जब जफर भाई बोल रहे थे तो मुझे ऑफ स्क्रीन कर दिया गया था, जब मैं बोल रही हूं वो स्क्रीन पे, चलिए कोई बात नहीं। खैर, जब बराक ओबामा ने आईना दिखाया और माइनॉरिटीज प्रोसिक्यूशन की बात करी, आज सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री उनको बता रही है कि उन्होंने किस पर हमला किया, उन्होंने क्या नहीं किया। व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोजीशन? मैं ये जानना चाहती हूं, एमईए की पोजीशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है, और क्या हम समझते हैं कि यूएस जैसे विकसित देश अपने पूर्व राष्ट्रपतियों के खिलाफ इस तरह के जहर को बर्दाश्त नहीं करते हैं? हम एक तरफ उनसे मैत्री का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये छोटेपन का, क्षुद्रता का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें विरोधाभास है और इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि 2-4 लोगों का नाम लिया गया, तो मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं, और मुझे लगता है कि आपकी चर्चा थोड़ी सी इकोनॉमिक पटल पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ डील साइन हुई है, कुछ कहा था होंगी, वो हुई नहीं। लेकिन उसके अलावा मुझे यह कहना है कि आज अगर विश्व की ताकतें और एक पूर्व राष्ट्रपति, और आपको लगता है कि जो बाइडेन और बराक ओबामा 2 अलग अलग बातें बोल रहे हैं और बोल सकते हैं, तो यह हमारी बेवकूफी होगी। दे आर एज क्लोज एज ब्रदर्स, दे आर बोथ डेमोक्रेट्स, और हो सकता है, मेरा अपना मानना है कि जो शायद बाइडेन बोलना चाहते थे वो बराक ओबामा ने बोला। उनको यहां से अपशब्द कहकर, उनको यहां से अटैक करके हम कहीं पर कूटनीति में गलती कर रहे हैं, और जितनी जल्दी हो उसका सुधार इस देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को करना चाहिए। बस एक बात की खुशी है कि विदेश का दौरा भ्रमण करके प्रधानमंत्री अब थोड़े फ्री हो गए। 55 दिन से मणिपुर जल रहा था, अब थोड़ा उसका संज्ञान ले पाएंगे और मणिपुर का नाम लेकर उस हिंसा की भर्त्सना करेंगे और शांति की अपील कर पाएंगे, जो वो 55 दिनों से नहीं कर पाए हैं, 120 लोगों की जान जाने के बावजूद। ठीक है जफर जी, इस पे जवाब, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो बराक ओबामा अपने, हम नहीं कह रहे, वो खुद ही कहते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे और उनके प्रोफाइल और विकिपीडिया पे जाके देख लीजिए कि वो ना तो मुस्लिम है और ना उन्होंने कभी कहा कि मैं मुस्लिम हूं। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन धर्म को का पालन करता है, उसमें आस्था रखते हैं। तो इसको, इस कलर को जो सुप्रिया जी देना चाह रही थी, या कि किसी ने कहा हुसैन ओबामा, तो इसका मतलब मुस्लिम हो गए, ऐसा नहीं है। वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन ही रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है कि आगे भी क्रिश्चियन ही रहेंगे।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसलिए इसको मुस्लिम कलर देना सही नहीं है, लेकिन जो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा वो सिर्फ एक जो है कहीं ना कहीं ये बताना जरूरी है कि भाई आप मुस्लिम देशों में जब आप आक्रमण करते हैं और जब आपको नहीं मिलता है वुमेन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो उस वक्त आपकी कहीं ना कहीं उस कटघरे पे आप खड़े हो जाते हैं कि जब आपने आक्रमण किया था और उसमें बराक ओबामा साहब भी इन्वॉल्व है, तो कितने लोगों की जान गई, जिसका ब्यौरा सर उन्होंने दिया। किस वक्त उन्होंने सोचना चाहिए था, अगर मुस्लिम देशों के बारे में ही सोच रहे थे या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सोच रहे थे। जहां तक भारत की मुस्लिम का सवाल है, और मैं एक मुस्लिम हूं इसलिए मैं गर्व से कहता हूं इस बात को कि भारत के मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करता है कि इस देश में पैदा हुए। और मैं कह सकता हूं कि मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि इस देश में पैदा और ऐसे काल में पैदा हो जो ऐसी लीडरशिप है जो अपने देश के हर हितों की सुरक्षा करता है और देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। चौथी बात जो मैं सिर्फ आपसे इतना बहुत संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन हो, चाहे पहले कभी बराक ओबामा हो, या फिर उसके बाद जब आए थे दूसरे प्रेसिडेंट, उनको ये देश के बीच में है, किसी एक इंडिविजुअल के बीच में नहीं हो रहा है। और अगर बाइडेन साहब को कुछ कहना है, बाइडेन साहब को कुछ कहना तो किसी और के कंधे पे रख के नहीं चला सकते हैं गोलियां। वो जाहिर है एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट इस विश्व का होता है, जो लीडर होता है। अगर उसने कुछ बात कहनी तो कह सकता है, लेकिन ये आपका सोचना है, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आउट ऑफ पावर है, वो किसी मर्जी, अभी वो कुछ एक नई स्कीम चला रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक फाउंडेशन को किया है, जिस फाउंडेशन का काम इस तरह का है, इसलिए उनकी मजबूरी है इस तरह की बात आप दोनों को मैंने पर्याप्त समय दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी, एक मिनट, खाली 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए। नहीं 10 सेकंड आपने उनको 2 बार जवाब देने दिया, मुझे एक बार देने दीजिए। उनको आपने 2 बार जिनको मैंने एक बार भी जवाब देने का मौका नहीं दिया सुप्रिया जी उनका, मुझे पता है ये आप दोनों का ही चलता रहेगा, तीसरा कोई बोल ही नहीं पाएगा। जफर जी रुक जाइए जरा, उनको बोलने दीजिए। ठीक है, जफर जी 10 सेकंड में खत्म कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं सुप्रिया जी आ रही हूँ आपके पास। भारत के मुसलमान ने इस बात को अच्छे से भाप लिया कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है। देश का मुसलमान इस बात को गवाही देता है कि इस देश में जिस तरह का माहौल है वो सबसे बेहतर पूरी दुनिया में माहौल है, और मुस्लिम को हर वो आजादी है और फ्रीडम स्पीच की, जैसे आप सुप्रिया जी जिस तरह की बातें कह रही थी, इसलिए कि यहाँ पर फ्रीडम स्पीच है और बाहर में भी लोग कहते रहते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, 20 सेकेंड। मैं 20 सेकंड से कम में अपनी बात कह देती हूं। आईना दिखाने का काम हमारा है ना विपक्ष में रहकर करना। देयर आर मेनी हुसैन ओबामा इन इंडिया इटसेल्फ, वी शुड प्रायोरिटाइज टेकिंग केयर ऑफ देम बिफोर गोइंग टू वॉशिंगटन। ये मेरे शब्द नहीं है कि हुसैन ओबामा भारत में है, और ये मेरे शब्द नहीं है। पहले हम उनको टेक केयर करेंगे, उनसे निपटेंगे, फिर वॉशिंगटन जाएंगे। प्रभु ये आपके मुख्यमंत्री असम के श्रीमंत हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं, तो मुझसे मत उलझिए इस पर। अपने मुख्यमंत्री से माफी मंगवाइए, क्योंकि कहीं पर वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका की सरजमी पर थे और यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं। 28 सेकेंड। अरे भाई, तो उनसे 2-2 मिनट बुलवाइएगा और मुझे 20 सेकंड आपने कहा कि मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैंने आपको 20 सेकंड दिया, उसके अलावा आपने 30 सेकंड बोल दिया। अब मैं तीसरे गेस्ट पे चली जाऊं, मैं तीसरे गेस्ट पे चली जाती हूँ। ठीक है मैम, मुस्कुराई है डिबेट पे। ठीक है उनके सुप्रिया जी, आप नाराज ना हो, इसीलिए मैंने स्टॉप वॉच आपको दिखा दिया कि देखिए मैंने आपको पर्याप्त वक्त दिया है। ये जो ये लांछन से ना डिबेट खराब होती है मैम। ठीक, अब चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं जरा धीरेन्द्र कुमार, मृत्युंजय तिवारी, आप दोनों से भी समझना चाह रही हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि देश में चल क्या रहा है। आपने बीजेपी क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है, वो जान लिया। अब जरा धीरेन्द्र कुमार, आप क्या सोच रहे हैं, देश में क्या चल रहा है? और यही सवाल मेरा मृत्युंजय जी अगला आपसे होगा। हाँ धीरेन्द्र जी। देखिए, देश में जो चल रहा है वो दिख रहा है, काम दिख रहा है। विदेश अगर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, 2 दौरे हुए हैं, कहीं पे अगर बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को कि मोदी इज द बॉस, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है ना। वहां पे जाते हैं, एक सफल कार्यक्रम होता है, देश का प्रतिनिधित्व तो बड़ी मजबूती से वो करते हैं। वहां के बड़े बड़े दुनिया के उद्योगपति कहते हैं कि मैं भारत में, चाहे वो गूगल हो चाहे टेस्ला हो, कि हम आके वहां पे अपना निवेश करते हैं। तो हम लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि विश्व
आज विश्व के मानपटल पे भारत कितना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब एक छोटी छोटी बात उसमें लेके आना, बराक ओबामा जी अभी वर्तमान में क्या है, वो क्या बोलते हैं, कोई आधिकारिक बयान है क्या? राहुल जी क्या बोलते हैं, कोई आधिकारिक बयान है क्या? इस पर अगर हम लोग बहस करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, भारत के लिए उनके प्रति नजरिया, भारत के प्रति उनका नजरिया कैसा है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव है ना। आज मिस्र भी जाते हैं, वहां भी जाने के बाद देखिए लोग आरोप लगाते हैं तरह तरह का। तो ये जो खेल अभी चल रहा है चुनाव के समय में, कुछ अच्छी चीजों को अच्छा बोलना चाहिए। देश में विपक्ष की राजनीति केवल आईना दिखाने का मतलब है कि देश को कहीं भी अगर ऊंचाई पे ले जाना कोई चाह रहे हैं, उस समय ब्रेक लगाना आईना दिखलाना नहीं होता है। आईना दिखलाने का मतलब होता है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो भी मजबूती से उसको रखें अपनी बात को, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री जी अगर आके पूछ रहे हैं देश की भूमि पे आके कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उस पर भी इन लोगों को आपत्ति हो रही है। इस तरह की विपक्ष की जो रवैया है वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए जो ये लोग एक हो रहे हैं, तो मोदी जी की हर चीज बुरी लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे देश के लिए जो काम हो रहा है, वर्तमान में देश के हर एक नागरिक के लिए कुछ सोचा जा रहा है, उसमें भी अगर आपको बुराई नजर आती है, देश की बुराई आप करने लगे हैं, व्यक्ति की बुराई करते करते, इससे तो कांग्रेस के लोगों को बचना चाहिए। यही सब ठीक रहा था कि विपक्ष को लोगों ने एक किया था। आज उन लोगों को 10 साल से सत्ता से दूर किया गया है। कोई पॉजिटिव चीज को लेकर के आगे चलिए ना। यही देश के लोग मोदी जी को भी बनाए हैं, यही देश के लोग कांग्रेस को भी सत्ता दिया था। आज कर्नाटका में सत्ता मिली है, हो सकता है आपका आचरण अच्छा हो। ठीक है सर, हो गई आपकी बात। मैं इतना लास्ट में 10 सेकंड, चित्र जो है, हाँ, जब सब हक मांग रहे हैं तो सर आप क्यों पीछे रहिएगा। हाँ जी, किसी का जो चित्र है ना, वो चरित्र ये खुद बयान करता है। चित्र और चरित्र, इसको किसी को बताने के, किसी प्रवक्ता को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री जी ने वहां पे जाकर, ठीक है सर, 2 और मेहमान जल्दी उनका रिव्यू रुक ले लूं मैं। मृत्युंजय जी, ठीक है सर, मृत्युंजय जी। देखिए, हमारे भाई अभी बोल रहे थे, जफर भाई, कि अमेरिका दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किस तरह रहा, उन्होंने कितनी बार इसी तरह किया। अरे इसी तरह उसी तरह से नहीं होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ताली मिला तो हम लोग सबके लिए, पूरे देशवासियों को इस पर गर्व है। लेकिन देश के गरीबों का थाली खाली है, इसकी चिंता कौन करेगा जफर भाई? महंगाई की मार से गरीब मजदूर, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। देश का पहलवान परेशान है। इस पर भी तो चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही करनी है। और जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई भी विदेश दौरा हो या यहाँ भी जब कार्यक्रम करते हैं, तो सबको पता है कि फोटो वीडियो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फोटो सेशन, वीडियो सेशन से देश की जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। ये सबको पता है कि देश की जो नीति है, हमने देखा है, देशवासियों ने चीन के राष्ट्रपति के साथ भी झूला झूले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नतीजा क्या हुआ? चीन हमारे ही जमीन पर कब्जा कर लिया। तो जो हमारी सुप्रिया बहन ने सवाल खड़े किए कि असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, उस पर जफर भाई आपका स्पष्ट रूप से आना चाहिए वक्तव्य, पार्टी का क्या लाइन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर इस तरह से बात होगी, आपके वो एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, ये गंभीर मामला है, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। इस पर पार्टी का स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और देश से आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से पूछ रहे हैं देश में क्या चल रहा है। उनको भी पता है कि मणिपुर जल रहा है, हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला है, हमारे गरीब सारे परेशान है, किसान परेशान है, और विपक्षी एकजुटता का भी उनको अमेरिका में संदेश मिल ही गया होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी भयभीत दिखे, इसलिए नड्डा जी से पूछ रहे थे कि सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो गए। क्योंकि देखिए विषय डिफरेंट है, लेकिन एक आपने विपक्षी एकता का जिक्र किया तो एक सवाल मन में उमड़ा, मैंने सोचा एक बार जरा पूछ लेती हूँ। अरविंद केजरीवाल है ना आप लोगों के साथ? अरे भाई सारे लोग हैं, आपने देखा नहीं क्या कि बैठक में आए थे अरविंद केजरीवाल जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे ना सर?
नहीं नहीं, जब इस बात पर सहमति अर्पिता जी बन गई कि एक साथ होकर लड़ना है तो बड़ी लड़ाई की तैयारी है। नहीं, उन्होंने तो बात ये भी कह दिया कि अध्यादेश पर आप सब साथ में, कांग्रेस साथ में है। झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है। अभी देखिए अगले बैठक में और अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत, ठीक सर, ठीक। कुछ हमने अभी अद्भुत देखा, कुछ अभी अद्भुत देखना बाकी है। जरा विशाल मिश्रा जी से भी मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समझ लूं। सर, आप देश की स्थिति क्या देखते हैं, क्या हो रहा है देश में? अरे हेलो अर्पिता जी, आपकी आवाज थोड़ा धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या कहा? आपको क्या लग रहा है देश में क्या हो रहा है? नहीं, देखिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विदेश यात्रा को लेकर टिप्पणी की जा रही है, जिस प्रकार से ये विपक्षी एकता की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष का हताशा है, जो विपक्ष का निराशा है, उसको दर्शा रहा है। क्या ये हमको प्रतीत नहीं होता जो अभी विजिट हुई है वो किस प्रकार से अपने आप में एक टर्निंग पेज है, किस प्रकार से अपने आप में एक नए आशावाद की शुरुआत करता है, किस प्रकार से एक नए बोल्ड न्यू चैप्टर की शुरुआत करता है। अभी हम लोगों मैं आज ही पढ़ रहा था, अभी अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनका जो है क्या स्टेटमेंट था कि ये जो विजिट हुई है उस विजिट से निकल के जो चीज़ें आई हैं वो 4 P निकल के आए हैं, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट और पीपुल। ये केवल रिलेशनशिप नहीं है, ये उस रिलेशनशिप से ज़्यादा बढ़कर चीज़ें दर्शा रही हैं। आज जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगभग 2.7 अरब डॉलर का निवेश होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, भारत सेमीकंडक्टर का जो है गंतव्य नहीं बनेगा। आज जब गूगल डिजिटल के कोर्स में 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जो है करेगा, तो क्या इससे भारत में रोजगार नहीं बढ़ेगा? जब वो CEO कहते हैं कि डिजिटल के मामले में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो कहीं ना कहीं समय से बहुत ज्यादा है। व्यापार के मामले में वो जो 6 ऑब्स्टेकल थे WTO में, जो बार बार जिस पर अवरोध होता था, वो जो 6 ऑब्स्टेकल हटेंगे तो क्या उससे व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या भारत ने जो अमेरिका के जो सुरक्षा उपाय हैं 237 उसके प्रतिरोध में जो भारत ने मेजर्स उठाए थे उसमें ढिलाई करेगा तो क्या इससे व्यापार की बढ़ोतरी नहीं होगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो है वहां की जो जनरल इलेक्ट्रिक की जो एरोस्पेस डिवीजन है वो भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर जब वो एयरक्राफ्ट के जेट इंजन का निर्माण करेगी तो इससे भारत का सशस्त्र जो है जो सुरक्षा बल है क्या उसको मजबूती नहीं मिलेगी? और वो जो ड्रोन मिल रहे हैं उससे हिंद महासागर और चीन की सीमा पर वो तैनाती नहीं होगी जो और किसी को नहीं मिल रहा है। जो उससे जो 30 ड्रोन मिलेंगे जो है वो ये क्या अपने आप में कम अचीवमेंट है? रेलवे में जो सुरक्षा जो है जो उपाय किए गए हैं USAID इंडिया के तहत जो समझौता किया गया है, यही नहीं वो जो ICAT वो जो है क्या कहते हैं जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे समझौता हुआ है, उससे क्या जो है एक नई तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी? और यही तो और आज का जो युग है, कौन नहीं जानता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, कौन नहीं जानता क्वांटम कंप्यूटिंग का युग है। तो अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एडवांस वायरलेस के सिस्टम के क्षेत्र में, क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर इस प्रकार के नए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आदान प्रदान हो रहा है तो ये क्या जो है भारत के विकास को नहीं दृष्टिगोचर कर रहा? और आज ये समझौता जो हुआ, ये जो विजिट हुई है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के वैश्विक स्तर को, भारत के जो अपने विश्वगुरु का भारत का स्थल था उसी की तरफ उदीयमान भारत का प्रतीक नहीं है। लेकिन नहीं, बस किसी ना किसी तरीके से येन केन प्रकारेण किसी ना किसी, अरे मतभेद आपके होंगे, मन भिन्नता होगी, लेकिन जहां पर राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रहित सर्वोपरि से ज्यादा क्या होता है? लेकिन नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान नहीं होता जब वहां पे स्टैंडिंग ओवेशन होता है कांग्रेस में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे होते हैं, तो ये 140 करोड़ के भारतीयों के सम्मान की बात हो रही है। लेकिन नहीं। और रही बात विपक्षी एकता की, तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कविता कही थी, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। याद है ना? लेकिन नहीं, अब जब भारत के भाग्य को फहराने के लिए प्रयास हो रहे हैं, भारत को विश्वगुरु के मानचित्र पर, मापदंड पर स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, तो यहाँ पे विपक्षी एकता, ये एकता नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। अवसरवादिता क्या गठजोड़ किया जा रहा है? पूछिए ना, एक है कोई क्या जो है विकल्प में
तो आज सारे के ठीक है, सारे आर्यन, जुगनू जफर जी, मिलकर आर्यन। कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है सर, तरीके से ठीक है। सूरज को ढका जाए, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, वैकेंसी होगी तब तो कोई विकल्प निकलेगा। अच्छा। अभी 2024 में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, निश्चिंत रहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी और भारत अपने विश्व गुरु के मापदंड को स्थापित करेगा, दुनिया को दिशा देगा, तो भारतीय जैसा कि देता चला आएगा। मृत्युंजय जी अपनी अपनी बारी में अच्छा नहीं लगता। सुप्रिया जी, अर्पिता जी के प्रवक्ता है या नहीं है? नहीं, विशाल जी, देखिए, तू मैं नहीं शुरू कर रही है सर, ठीक है, वो अवसरवादिता का गठजोड़ नहीं है। मुझे बताइए आप, नहीं आप मुझे बताइए, बंगाल में आप नहीं, बार बार आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस कहती है लोकतंत्र खतरे में है। ये जब कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं तब लोकतंत्र खतरे में नहीं रहता। अभी कल 25 जून का इमरजेंसी लगाई गई थी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। नहीं, बताइए आप, जब आपने संविधान की आत्मा का, आपको नहीं दिख रहा है क्या मणिपुर जल रहा है? आपको नहीं दिख रहा है क्या किसान परेशान है? आपको नहीं दिख रहा है क्या नौजवान परेशान है? आपको नहीं दिख रहा है क्या पहलवान परेशान है? आपको नहीं दिख रहा है क्या महंगाई से आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सर नहीं अच्छा लगता। एक राजनीतिक विश्लेषक, एक बड़े पार्टी का प्रवक्ता, अच्छा नहीं लगता सर, अच्छा नहीं लगता। मृत्युंजय जी, पानी जरा पानी वानी रखिए, 1 सेकेंड सर, ठंड रखिए, थोड़ा रुकिए ना सर, रुक जाइए। सुप्रिया श्रीनेत, अव्वल तो हम बहस करने राजनीतिक प्रवक्ताओं से आते हैं, लेकिन यहां पर तो ज्यादा शिद्दत से बीजेपी को डिफेंड राजनीतिक विश्लेषक करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, बीच में आप मत बोलिएगा। जब आप इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोली थी। लेकिन देखिए, विश्लेषण करते वक्त ना दिमाग किसी को भी गिरवी नहीं रखना चाहिए, जैसे ना हमें रखना चाहिए ना भाजपा को रखना चाहिए। कुछ बातें यहां पर कही गई, उसकी सच्चाई दुनिया को बतानी जरूरी है। ये कहते कहते कह गए $3 बिलियन की एयरडोन डील होने वाली है। जी नहीं, सरकार ने तुरंत यू टर्न लेकर कह दिया है, क्योंकि दाम इतने ज्यादा थे, डबल थे जो यूएस देता था, तिगुना था तो जो यूके ने दिया, कि अभी कोई वो डील यूएवीज की नहीं हो रही है। $3 बिलियन की सरकार ने खंडन किया है। इसी सरकार ने स्टोरी प्लान करी थी जाने से पहले। $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो माइक्रॉन में हो रहा है, उसकी असलियत सुन लीजिए। उसमें 70% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात करेगी। टैक्स पेयर मनी लगेगा। माइक्रॉन सिर्फ $825 मिलियन डालेगा। एक नौकरी को बनाने के लिए हम 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी का ई किसी ने पढ़ा है तो वो समझ जाएगा दिस इज नॉट प्रूडेंट इकोनॉमिक्स। आगे की बात करते हैं। इन्होंने बात करते करते कहा टर्निंग पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नड्डा जी से सही सवाल पूछा, देश में क्या हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री रहते हैं उनके घर से 5.5 किलोमीटर दूर दिन भर आज तक ने दिखाया है, एक प्रगति मैदान पर नई टनल बनी है। गाड़ी रोकी, 4 लुटेरों ने सरेआम लूटा और चले गए। देश में आज की तारीख में यह हो रहा है। देश की आज की तारीख में यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री विश्व में सरजमी पर यूएस की है और यहां पर उनका खंडन, उनकी मिट्टी पलीत उन्हीं का मुख्यमंत्री कर रहा है। और मुझे यह जान के खुशी हुई और मुझे अच्छा लगता है अगर हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, क्योंकि यह सच बात है, हमारा सम्मान है। जब मनमोहन सिंह जी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था तो सिर्फ वो कांग्रेस का सम्मान नहीं था, वो भाजपा का भी था। हम मानते हैं प्रधानमंत्री को बॉस बुलाया ऑस्ट्रेलिया में और 12 घंटे के अंदर हमारे 6 राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया स्टूडेंट्स भेजने पर। अरे भाई बॉस थे तो वो प्रतिबंध हटाते। दिक्कत की बात यह है कि भाजपा के लोग सुर्खियां कैसे बटोरी जाए, हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसी में रह जाते हैं। 300 किलो पर नींबू और 400 रुपए पर अदरक और 100 रुपए पर हरा मिर्चा बिक रहा है, इसकी चर्चा करा लीजिए, बगले झांकने लगेंगे। ये असलियत है। लेकिन मैं हंसी मजाक क्योंकि थोड़ा हो गया इस शो पर, एक बात कहती हूं जफर भाई, आपसे ज्यादा शिद्दत से तो ये जो महामहिम राजनीतिक विश्लेषण पे थे ये काम कर रहे हैं। काहे आप लोग को शो में आने की जरूरत? नहीं, एक चीज मैं यहाँ नहीं, एक सेकेंड सुप्रिया श्रीनेत, देखिए सबके अपने विचार होते हैं, उस पर आप भी बोलने की आजादी और सोचने की आजादी की बात करती रहती हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक है, किसी पार्टी के नहीं है, पहली बात बोलता है प्रो बीजेपी, लेकिन वो है राजनीतिक विश्लेषक, अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। जैसे आपको मोदी को कोसने का अधिकार है, वैसे उन्हें मोदी के बारे में अच्छा कहने का अधिकार है। और अधिकार की लड़ाई जब आप करती हैं तो दूसरे के अधिकार का सम्मान भी मैम आपको करना चाहिए। आपने 2 बार उन पर कटाक्ष किया। वो प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चुने हैं। विचारधारा उनकी कुछ भी हो सकती है, उनके विचार, उसकी आजादी तो दे दीजिए। अब केवल अपनी आजादी की बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे की आजादी को भी स्वतंत्र कर देना चाहिए। ठीक है, उनको भी पढ़ाना चाहिए था ना अर्पिता जी।
अर्पिता जी, ये पाठ तो आपको उनको भी पढ़ा देना चाहिए था जब वो मेरे बीच में बोलने लगे थे। आई वाज जस्ट रिटर्निंग द फेवर। आप ये शो बाद में जाकर निकाल लीजिएगा, चीख कर बोलने लगे थे। आप एक बार शो निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा किसको कितना मौका मिला। ये व्यूअर्स भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। बार बार ये कहने से समय नहीं मिल रहा, मैम ऐसा नहीं है। चलिए सैयद जफर इस्लाम। ठीक है सुप्रिया जी, सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैं एक दो सवाल यहाँ पर खड़ा करता हूँ। पहले तो आप बार बार जो कह रहे हैं कि जो हमारे नेशन फर्स्ट पॉलिसी की वजह से आज देश सशक्त हुआ है और पूरे दुनिया में जिस तरह से भारत का सम्मान और मान सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को स्टैंडिंग ओवेशन पूरे दुनिया में मिल रहा है और जिस तरह से ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से नवाजा गया है, उससे पूरा देश गर्वान्वित है। देश में जो है उत्साह है और एक खुशी का माहौल है। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो सुप्रिया जी ने एक बात कही और उन्होंने जिक्र किया बाराक ओबामा का, जिसके बारे में मैंने कहा कि और बार बार जो है वो बाराक ओबामा पे ही जो है टीका टिप्पणी करी थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जरूर पढ़ा होगा द प्रॉमिस लैंड, उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने क्या लिखा था 26/11 के बारे में। मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं जो है एक्शन लिया 26/11 के बाद, जो जितना बड़ा इंसिडेंट उनकी बुक में लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा था इस बारे में कि नहीं लिया इसलिए कि इससे शायद बीजेपी को फायदा होगा। तो उन्होंने देश हित के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज के, ये बाराक ओबामा लिख रहा है कि मैं नहीं कह रहा, बाराक ओबामा की बुक पढ़ लीजिए। और उसमें उन्होंने, राहुल अगर आप इतना ही मानती है बाराक ओबामा को, अभी तो कोई ऑफिशियल इस पे नहीं, लेकिन जब उन्होंने बुक लिखी थी तो इतना ही मानती तो उन्होंने लिखा था क्या राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की थी, आप वो भी पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की थी, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या टिप्पणी की थी, कांग्रेस की सरकार की नीतियां क्या थी, देश को कैसे सर्वोपरि नहीं रखा, कैसे नहीं एक्शन लिया, इसलिए कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बाराक ओबामा के बारे में कह रही थी। बाराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे 2011 में, डॉक्टर कलाम देश में आज सबसे मशहूर जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें नाम डॉक्टर कलाम का भी आता, वो मुस्लिम समाज से थे। जब उनके जूते उतरवाए गए, वो जब वहां पर गए थे यूएस में, जूते उतरवाए गए और उनको जो उनसे जो जिस तरह से सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जो बदतमीजियां की, उसका कभी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपने तो कोई बात नहीं किया। बाराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोई इसकी टीका टिप्पणी नहीं की। एक कस्टमरी जो है बस उसका कंप्लेन लिखा गया। तो क्या इस वक्त आप बाराक ओबामा को उनकी बातों को आज तो मान रही है क्या? उस वक्त की बात जो उन्होंने लिखी है उस बात को मानिएगा क्या? मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या लिखा, लेकिन इस बुक में जो लिखा है वो जरा पढ़ लीजिए तो आपको देश के और जनता को पता चल जाएगा। अरे सुनिए, अरे तो बाराक ओबामा के और अब अरे आपके जो, अरे सुनिए मर्तुंजय जी, अरे सुनिए, मैंने आपको, मैंने नहीं, बाराक ओबामा का जिक्र आपने किया, सुप्रिया जी ने कहा उसका जवाब दे रहे थे और आपको बता रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वहां उनकी चिंता कीजिए, 50 लाख नौकरियां देने वाले थे, 10 लाख नौकरियां देने वाले थे डे वन में। क्या किया भाई उसका? क्या किया उसका? 10 लाख नौकरियां मिलती थी भाई, 10 लाख नौकरियां देने वाले थे, किसको दिया, कहां दिया? तेजस्वी यादव जी कह रहे थे जिस दिन गद्दी पे बैठोगे, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, मैं उस दिन 10 लाख नौकरियां दूंगा। सर देखिए, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि एक एक शख्स बोले ताकि जो कोई कुछ बोलना चाहे वो यहाँ पर इस मंच पर रख पाए, लेकिन ऐसे तू मैं से नहीं होगा। जफर इस्लाम जी एक सेकेंड, सर मैं आपको पूरा अभी वक्त दूंगी, आपने कंप्लीट नहीं किया, एक सेकेंड। लेकिन मैं इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जेपी नड्डा तमाम समेत उनके साथ सांसद जो हैं वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ और उनके स्वागत में किस तरीके से गीत गाया गया, एक बार जरा वो सुनवा देते हैं। गड़ियाली दे निकालनी मेरा पिया घर आया, हे लालनी मेरा पिया घर आया, आजा रे मोदी तेरा रस्ता उड़ीक दिया। बहुत अच्छा लगा यार। गड़ियाली दे निकालनी मेरा पिया घर आया, हे लालनी मेरा पिया घर आया, आजा रे मोदी तेरा रस्ता उड़ीक दिया। बहुत अच्छा लगा यार। गड़ियाली दे निकालनी मेरा पिया घर आया, हे लालनी मेरा पिया घर आया। तो सुप्रिया जी इसमें आप मुस्कुरा रही हैं, इतने मुस्कुराने की वजह क्या है इसमें? भाई मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी क्षेत्र से आती हूँ, पिया तो किसी और को ही कहा जाता है, ये क्यों गा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मोदी जी कोई जंग जीत कर थोड़ी आए हैं। मोदी जी अपने देश वापस आए, उनका स्वागत बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मोदी जी उस देश वापस आए हैं जहां पर 55 दिनों से इस देश का एक हिस्सा जल रहा है, जिसका नाम तक नहीं लिया है मोदी जी ने अभी। मैं हल्के में नहीं बोल रही हूं, उन लोगों से मिली हूं मैं मणिपुर से, जो लोग आए थे हमारे साथी वहां के, जिनके घर जल गए हैं। मेरी एक दोस्त है मणिपुर की, कांग्रेस की मेरी साथी, उसका घर जल गया है, वो यहां पर एक हॉस्टल के पीजी के कमरे में शेयर करके रह रही है, और धनाढ्य परिवार से हैं ये लोग, उसके बाद भी उनका ये हाल है। ये किस तरह के ये गाने गाकर आप मोदी जी का अपमान कर रहे हैं उनका। अगर इनको लग रहा है ये सुयश है तो ये सुयश नहीं है। मैं 2 चीजें बस कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं। बराक ओबामा ने तब क्या कहा था और अब क्या कहां पे चर्चा हो रही है, तो क्या आप मानते हैं कि बराक ओबामा ने तब सच कहा था? तो अगर तब सच कहा था तो अभी भी सच कहा है। चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकता, या तो तब सच कहा था आपके अकॉर्डिंग, तो आज भी वो सच कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। और दूसरा, नौकरियों की बात जफर भाई आप लोग मत किया करिए। 2 करोड़ व्यवसाय हर साल देने थे, अभी तक 19 करोड़ हो गए होते, 18 करोड़ से ज्यादा। 75,000 व्यवसाय की चिट्ठियां बांटते हैं प्रधानमंत्री। तो नौकरी की बात आप मत करिए। आप पकौड़े तलवाने की बात कर सकते हैं, आप महंगाई में हम लहसुन प्याज नहीं खाते ये कह सकते हैं, नौकरी की बात तो आप लोग को गलती से भी नहीं करनी चाहिए। आपकी शुभचिंतक रहते हुए ये कह रही हूं आपसे। तो मुझे लगता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगी, और जो भक्ति का ये नमूना ये लोग दिखा रहे हैं जाकर, ये प्रधानमंत्री को अपमानित करता है, ये प्रधानमंत्री के लिए यश अर्पित नहीं करता है। ठीक है जफर जी। देखिए, ये नौकरियों की बात करते हैं, अरे भाई आप अपने ही आंकड़े देख लीजिए। आप इकोनॉमी के बोलते हैं, जिसको ई समझ में आता होगा उसको इकोनॉमी समझ में आए ना आए, लेकिन वो थोड़ी बहुत जानकारी, पूरी जानकारी ना तो थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा। मैं तो इनसे ही पूछ लेता हूँ, बहुत बेसिक सवाल है। और बेसिक से सवाल जब करते हैं कि अगर 2013 में जब अगर पूरी दुनिया में, चूंकि आप जर्नलिस्ट रही हैं और आप बहुत आप पढ़ती लिखती भी हैं, आपको पता भी होगा कि उस वक्त जो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, ये हमारा इन्वेंशन तो है नहीं, ये तो उस वक्त के इन्वेंशन, उस वक्त की फैक्ट्स और फिगर्स है कि 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कमजोर तर उभरती हुई जो कमजोर तर इकोनॉमी जो है उसमें से एक हिंदुस्तान भी था। उसके अलावा जो कमेंट्स आते तो वो भी आपको पता होगा, आपने बहुत बार इस पर तबसरा भी किया होगा कि स्कैम ऑफ स्कैमस्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स, इनकी सरकार है। ये उस वक्त आता था, ग्लोबल लीडर हर न्यूज़पेपर में रहता था इंडिया के बारे में। और आज जो है 5 सबसे मजबूत इकोनॉमी आई है, तो ये 10वीं स्थान 11वीं स्थान से जो 5वें स्थान पे आए हैं, रास्ता तो तय किया है। हमारे साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ी है, हमारे बहुत सारी चीजों में हम आगे बढ़ चुके हैं। निवेश के तौर पे देखिए, तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती तो आपके 2004 से 2014 के बीच में आप वो आंकड़े उठा लीजिए कि कितना निवेश हिंदुस्तान में हुआ था जो एफडीआई के तौर पे, और आज कितना है। जो 9 साल में हुआ, 2 साल कोविड का पीरियड, 2.5 साल निकाल दिए तो 6.5 साल में कितना हुआ है। आपसे ऑलमोस्ट ट्रिपल जो है साइज है। आप अगर बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखिए तो सुप्रिया आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि उस वक्त के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और आज के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में फर्क है। अब मजबूत स्थिति है, इसलिए उसको भी आप एक्नॉलेज करते हो। नहीं तो अभी पूरी बात कह ले दीजिए ना, उसके बाद मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ। ठीक है, जरा रोक रही हूँ सर। बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए जेपी नड्डा ने बयान दिया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के हीरो हैं, लोग उनके साथ हैं। ये बात जेपी नड्डा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का साथ पूरा देश दे रहा है। विपक्ष की बैठक पर तंज कसते उन्होंने कहा, आपको बता दें विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है 2024 को लेकर, जहां पर बार बार लोकतंत्र खतरे में बात कही जा रही विपक्ष की तरफ से। और विपक्ष की बैठक पर दरअसल तंज कसते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश के हीरो हैं, लोगों के हीरो हैं, और देश का हर नागरिक, हर इंसान प्रधानमंत्री के साथ है। सुप्रिया जी, एक छोटा सा कॉमेंट इस पर आपका। और एक और चीज, बाहर जाकर राहुल बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। एक सेकेंड मैम, ये भी एक पॉइंटर्स जो है वो भी मैं आपको जोड़ दूं। वो कह रहे हैं बाहर जाकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश का अपमान होता है ऐसे। चलिए, राहुल गांधी पे मैं सवाल जरूर उसका जवाब दूंगी, लेकिन क्योंकि अभी जफर भाई ने कुछ आंकड़े पढ़े तो उनकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं, 2004 से 14 हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था। हमने आपको रुपया 58 डॉलर दिया था, आपने उसको 83 पहुंचाने का काम किया। और उस प्रधानमंत्री ने जो कहते थे रुपया और प्रधानमंत्री की साख एक बराबर है, जब वो गिरती है तो वो भी गिरता है। आपकी आंखों के नीचे, नाक के नीचे से नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, फलाने
देश छोड़कर चले गए, 9 साल से आप उनको देश वापस नहीं ले पाए, करोड़ों की चपत लगाकर आपने, क्योंकि एफडीआई और जीएफसीएफ पूछा, ये मैं भी जानती हूं और आप भी जानते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का 36% से ऊपर था यूपीए के दौरान, आपका 30% पे नहीं पहुंच पा रहा है। ये निवेश है। 38,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हर साल देश छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग निरंतर गिरती जा रही है। क्या बात आप लोग करते हैं? अरे तथ्यों पर ही बात करनी तो तथ्य तो सही पढ़ कर आइए, तथ्य पर तो सही बात करिए। और आपने मुझसे जेपी नड्डा जी के बयान पर पूछा। नड्डा जी तो भाजपा की ही बात करेंगे, भाई भाजपा के अध्यक्ष है। राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र दिक्कत हो रही है कहा। राहुल गांधी जी ने जो कहा आज वो विश्व कह रहा है। आज WSJ में या व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे 140 करोड़ के चुने हुए प्रधानमंत्री से जब ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ प्रेस फ्रीडम या आपकी जो खिलाफत करता है उसका दमन होता है, यही तो बात है जो आपने अपनी बात नहीं कही, लेकिन आपके कहने का नजरिया देखिए डिफरेंट है, क्योंकि राहुल गांधी देश के विपक्ष के तौर पर, एक मिनट, विपक्ष के तौर पर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर अल्पसंख्यकों की बात करें, आप लोकतंत्र की हत्या की अगर बात करते हैं तो एक इमेज बनती है, और शायद आज उसी की वजह से देश भर में ये इमेज भारत की बन रही है। और इसको बनाने का श्रेय आपको लगता है राहुल गांधी को जाता है? तो जब अच्छा अर्पिता जी बहुत अच्छी आपने बात कही। देश की इमेज लोगों के बोलने से बनती है या जो देश में हो रहा है उससे बनती है। इस देश के प्रधानमंत्री ने तो चीन और सियोल में जाकर क्या कहा था कि अरे पहले लोग बोलते थे क्या दुर्भाग्य है, क्या पाप किया था जो भारत में पैदा हुए। उससे इमेज बिगड़ रही है, जो राहुल जी कह रहे हैं उससे इमेज बिगड़ रही है। तो देखिए बात भी ना फिर एप्पल्स टू एप्पल्स और ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस कंपेयर करिए। एप्पल्स और ऑरेंजेस को मत। प्रधानमंत्री इस देश के चीन की सरजमी पर जाकर कह रहे हैं देश में क्या पाप किया था पैदा हुए लोग। पहले ये कहते थे। किसको ये दुर्भाग्य लगता था? मुझे तो नहीं लगता कोई हिंदुस्तानी उसको काट के रख दो उसका खून कहेगा हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पे। कौन कहता था? 2014 से पहले लोग कहते थे क्या पाप किया हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये बयान हमें शर्मिंदा करता है या ये कहना कि विपक्ष एक साथ खड़ा है और मजबूत करना है लोकतंत्र को, ये हमें करता है। चलिए मैं आपकी जुबान पर ये मान लूं कि प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया, आप कह रही है मैं मान लेती हूँ, चलिए गलत। आप ये मानेंगे राहुल गांधी ने अगर उस पटल पर अल्पसंख्यकों को और लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं तो ये गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल नहीं, आप वो स्वीकार नहीं करेंगे, ये दिक्कत है। समय कम है, ठीक है, वो अपनी चीज कभी गलत नहीं लगती, हमेशा सामने वाले में एक वोट दिखती है। मैम ठीक है, जफर जी बस मैं बहुत संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए 1998 से अभी इन्होंने कहा ग्रोथ के बारे में। अभी मैं छोटे 10 सेकंड में जवाब देना चाहता हूँ कि रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 2004 में जो क्या था, आंकड़े बताइए जो हमने डिसीजन लिया था वाजपेयी जी के जमाने में, और उस वक्त जो है जो आंकड़े थे, और 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी तब आंकड़े थे। 2005 का देखिए, क्योंकि हमारे इनिशिएटिव थे, हमने लिया था, और जब 24% से गिर के 1.6% में आ गया। इससे समझ में आता है कि नीतियां कैसे हमारे। और देखिए यहाँ पर जब सवाल ये होता है कि देश में क्या हो रहा है, तो आपने सुने सभी के पक्ष, सबकी राय, सबको क्या लग रहा है कि देश में क्या हो रहा है। आप भी अपनी राय दीजिएगा।